इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार। आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था अब की बार 400 पार, और ये उनका एक साक्षात नारा था कि इस नारे के साथ हम 400 पार कर लेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण खत्म हुआ तो हल्का सा झटका लगा, और जब दूसरा चरण खत्म हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगा, और तीसरे चरण तक तो बड़ा झटका लग चुका था। अब इसके बाद मोदी जी ने डैमेज कंट्रोल करने की सोची। उन्होंने एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैंने विपक्ष को एक जुमले में फंसाया। मैंने एक नारा दिया अब की बार 400 पार, और पूरा विपक्ष इस 400 पार के चक्कर में ही घूम रहा है कि मोदी को 400 पार नहीं करने देना है, मोदी 400 पार नहीं कर पाएगा। दरअसल ये अपनी ही कई बात को घुमाने का एक तरीका था। तीन चरण आते आते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो नाराज़गी है वो मोदी जी को स्पष्ट नज़र आने लगी। उनको लगा कि हमने गलती कर दी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी अपनी मांगें लगातार सरकार तक पहुंचाई, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक भी मांग नहीं मानी। इसमें एक कॉमन मांग थी कि सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यदि सरकार 8वें पे कमीशन का गठन कर देती तो मोदी का जो 400 पार का नारा सफल हो जाता। लेकिन सरकार ने सोचा क्या है, हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो मांगे हैं मानने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही हम तो 400 पार करने वाले हैं। और इसी भ्रम में रह गई सरकार, और सरकार को केवल 240-41 सीटें ही मिल पाई। अब जोड़ तोड़ करके एनडीए के साथ में सरकार बना तो ली, लेकिन 5 साल उस मज़े के साथ सरकार अपनी सरकार को नहीं चला पाएगी जिस प्रकार पिछले 2 कार्यकालों में चलाई। ये सरकार कभी भी डावाडोल हो सकती है। इसमें यदि एक एनडीए का घटक दल यदि अपना समर्थन वापस लेता है तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि 2024 में जो हमने भूल की है, इस भूल में सुधार की ज़रूरत है, और 2029 को देखते हुए और 2024 के चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स और मध्यम आय वर्ग याद आया है। और इसी को लेकर मोदी 3.0 सरकार ने सरकार के गठन के तुरंत बाद ही 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वर्तमान पत्रिका की खबर है, और इसमें कहा गया है कि 10 साल तक केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार थी। इस संख्या बल के दम पर लोक कल्याण की योजनाओं और देशवासियों को सीधे सेवाएं प्रदान करने या लोगों के हाथों में अतिरिक्त पैसा देने की बजाय राजकोष को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक सुधार जैसे साहसिक कदम सरकार ने उठाए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी अनुदानों को रेवड़ियों का नाम दे दिया। उसी दौरान संकेत दिए गए थे कि मोदी सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है, और ऐसा मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में दिए गए जवाब में कहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं कर रही। जबकि इससे पहले इतिहास गवाह है कि जब भी अगला वेतन आयोग लागू होने की जो तारीख हो उससे 3 साल पहले सरकारें काम करना शुरू कर देती है, और ये 2024 जनवरी से लेकर मार्च तक जो आचार संहिता लगी थी उससे पहले शानदार मौका था कि यदि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती तो आज 400 पार होती।
लेकिन एक ही चुनाव ने सारी सोच उलट पुलट हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स और उनके परिवार वालों ने अपने मत का उपयोग सोच समझ के किया और अपने कल्याण के लिए किया, और इसी का नतीजा ये रहा कि सरकार का दिमाग ठिकाने लगा दिया। एक ही चुनाव ने सारी जो सरकार की सोच है उसको उलट पुलट कर दिया। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विशुद्ध एनडीए सरकार बन गई है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बिखरा बिखरा सा लग रहा है। इसलिए समाज के हर स्तर के लोगों को अब खुश करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेगी। इसमें संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी कवायद शुरू होने वाली है। यदि इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी 2025 के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय से स्पष्ट कहा था, देश का मध्यम वर्ग हमारी प्रेरक शक्ति है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ये 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की रकम वेतन आयोग की सिफारिश पर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से तय होगी और एक अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे में जो बेसिक है वो 18,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये मिनिमम जो वेजेज है वो हो जाएगा। इसके बाद सवाल और उठता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद जब सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगी तो क्या इनकम टैक्स के ऊपर भी छूट देने जा रही है? तो ये सब कुछ पता चल जाएगा जो अभी आम बजट आएगा उसमें। तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के दौरान इनकी घोषणाएं कर सकती है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 8वां वेतन आयोग है इसके ऊपर जो औपचारिक भारत सरकार का आदेश है गठन का वो कब आता है। क्या बजट की घोषणा से पहले आता है या फिर बजट के बाद आता है? क्योंकि अब समय केवल सरकार के पास 18 महीने का बचा है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना है और उससे पहले जो वेतन आयोग की कमेटी होगी उनको भी समय चाहिए कि वो ग्राउंड में जाए और कर्मचारियों और पेंशनर्स से पूछे कि उनकी मांगे क्या है, उसी के अनुसार रिकमेंडेशन बनाए और ये रिकमेंडेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे और सरकार की मंजूरी के बाद 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू हो। जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू होगा तो ये वेतन आयोग जो है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग राज्य सरकारें लेके आएगी। तो ना केवल केंद्र सरकार के 1.17 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद खुश होंगे, बल्कि देश भर के राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद लगाएंगे कि राज्य सरकारें भी उनके लिए 8वें वेतन आयोग के अनुसार उनके लिए भी वेतन आयोग लाएं और उनकी भी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आए कर्मचारी, पेंशनर्स और मध्यम आय वर्ग, और इसी के साथ 8वें पे कमीशन की तैयारी कर दी है शुरू। इसके बारे में आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।